हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर फ्रेंड्स 24 जनवरी 2021 को सेशन फर्स्ट में जो एग्ज़ाम्स हुआ था, जो वैकेंसियाँ थी जिसमें 1400 प्लस 2700 वैकेंसियाँ थी। ये जो भी नर्सिंग का एग्ज़ाम्स हुआ था 24 जनवरी का फ्रेंड्स, उस पर जो भी क्वेश्चन आए हुए थे सेशन फर्स्ट में, उस पेपर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए थे। यहाँ पर हम बात करेंगे 30 क्वेश्चन करंट अफेयर रीजनिंग से संबंधित थे और जीके से, और जो 70% क्वेश्चन थे, 70 क्वेश्चन जो थे वो नर्सिंग से संबंधित थे। ये क्वेश्चन सभी स्टेट नर्सिंग परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि एक स्टेट के क्वेश्चन दूसरे स्टेट में भी पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये सभी स्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें 70 क्वेश्चन नर्सिंग के भी इंक्लूड हैं जो आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट आप पढ़ लें, रीजनिंग का सिलेबस किस तरह था। अगर आप नहीं रीजनिंग पढ़ना चाहते तो इसे स्किप करके आप नर्सिंग के क्वेश्चन ही पढ़ सकते हैं ओनली। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे यहाँ पर मेंशन है, हिंदी में पढ़ लें, इंग्लिश में पढ़ लें क्वेश्चन को अच्छे से। 5 लड़के हैं, ABCDE एक पंक्ति में खड़े हैं। फिर लिखा है यहाँ पर DE के दाईं ओर है, B जो है E की बाईं ओर है, लेकिन A की बाईं ओर है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर इनका दाईं ओर होना चाहिए। फिर लिखा है DC के दाईं ओर है, जो एकदम दाईं ओर खड़ा है, बीच में कौन है। यहाँ पर बीच में पूछा गया है कि जो मिडल में पर्सन है वो कौन है। तो क्वेश्चन आप पढ़ लें, इंग्लिश में पढ़ लें, अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। हमेशा हम रिफर्स करते हैं, आप इंग्लिश को पढ़ें, ठीक है, ताकि जो भी कन्फ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर फाइव बॉयज़ हैं, मतलब 5 लड़के हैं। 5 लड़के हम मान लें, कोई भी ये 5 लड़के जो भी दिए गए हैं ABCD, तो हम मानते हैं, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम। D इज ऑन द राइट ऑफ E, जो D है वो राइट ऑफ E है। किसके? आप देख लें यहाँ पर E के राइट है। किसके? E के राइट है। हमारा लेफ्ट राइट ही D का लेफ्ट राइट होगा। जो हमारा जिस पोजीशन में हम बैठे हैं वही पोजीशन DE की भी लेफ्ट राइट होगी। जैसे हमारा बायां तो D का भी बायां, जैसे हमारा दाहिना हाथ तो D का भी दाहिना हाथ, या लेफ्ट राइट उसी तरह होगा। तो इस बात को आप समझें। तो D इज ऑन द राइट ऑफ E, जो D है वो किसके राइट है? E के। तो मतलब ये इसके राइट होगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है B इज ऑन द लेफ्ट ऑफ E, मतलब जो B है B, तो आप देखें B E की क्या है? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड किधर होगी? पीछे होगी इसके, तो ये लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में हमने कर दिया। फिर है बट ऑन द राइट ऑफ ए, लेकिन ये राइट ऑफ ए है। किसके? यहाँ पर देखें, ये राइट ऑफ ए लिखा हुआ है, लेकिन जो B है यहाँ पर A के दाहिनी ओर है, मतलब A यहाँ पर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लें। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लास्ट पे लिखा है यहाँ पर D इन ऑन द लेफ्ट ऑफ C, जो D है वो क्या है? C के लेफ्ट में है, तो D यहाँ पर है तो C यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और तभी तो, क्योंकि ये क्या होगा? ये इसके लेफ्ट में आएगा, तभी ये क्या होगा? लेफ्ट में आएगा, क्योंकि C का दाहिना इधर होगा और जो बायां होगा या लेफ्ट होगा वो इधर होगा, तो ये पोजीशन होगी यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं हु इज स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो C है ये क्या है? एक्सट्रीम राइट है, मतलब सबसे किनारे है, सबसे दाहिनी ओर है, मतलब सबसे राइट, या राइट का मतलब क्या है? सबसे दाहिनी ओर। राइट मतलब होता है दाहिना हाथ और लेफ्ट मतलब होता है बायां हाथ। तो अब इसमें पूछा था मिडल में कौन खड़ा है, बीच में कौन खड़ा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 यहाँ से कॉमन हो जाएंगे, 2 यहाँ से कॉमन हो जाएंगे, बीच में जो व्यक्ति बचेगा वो कौन सा होगा? E होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसे हम रीजनिंग जब पढ़ाएंगे तो इसे बहुत अच्छे से कवर करेंगे, यहाँ पर आप केवल अपनी जानकारी के लिए समझ लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे मेंशन है, यहाँ पर देख लें। यहाँ पर T का अर्थ ये दिया गया है, U का अर्थ ये दिया गया है, लेकिन जो इक्वेशन है इसे सॉल्व करना है। इक्वेशन पे दिया गया है, यहाँ पर आपको पढ़ना है 50 इंटू 2W और 28 इंटू ये 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 50 इंटू 2 होगा, फिर से ऑफ करेंगे ब्रैकेट, फिर W है, फिर इसके बाद है 28, फिर है T, फिर है कितना? 4। अब यहाँ पर समझे थोड़ा, यहाँ पर बताया गया है जो T का अर्थ है वो गुणा है, तो T का जहाँ पर T है, यहाँ पर T है, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 28 इंटू 4 का मल्टीप्लाइट होगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या 28 इंटू 4 हो जाएगा,
फिर हम क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट में करेंगे। ओके, यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसे हम ब्रैकेट में करेंगे। आप यहाँ पर समझ सकते हैं थोड़ा। तो अब बचेगा हमारा W। तो W का देख लें, W का अर्थ क्या है। W का अर्थ प्लस है, तो हम W का अर्थ यहाँ से प्लस लेंगे। हम देखें क्रॉस का अर्थ क्या है, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई का साइन, इसका अर्थ डिवाइड है, तो मतलब 50 डिवाइडेड बाई 2 होगा। ओके, और इसको जो सॉल्व करने का तरीका होता है, इसे हम ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। बॉडमास रूल होता है, BODMAS, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ, ये रूल चलता है यहाँ पर। जब हम 2 से 50 को डिवाइड करेंगे 50 को, तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। ओके, कितना, 25 आएगा। यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा लेंगे। जब हम इसको 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 112 आएगा, 112 आएगा। अब जब हम इनको दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 137 आएगा, 137 आएगा। ओके, आप इसे प्लस करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी सिंबल दिए गए हैं केवल इन्हीं को इंक्लूड करना था इस इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन दिया गया है 50 × 2 ब्रैकेट ऑफ W 28 इंटू, ये लिखा है T के बाद 4 लिखा है। तो यहाँ पर T का मतलब क्या बताया गया था, T का मतलब यहाँ पर बताया गया था मल्टीप्लाई है। तो ये देखिए T का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई था, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर W का जो मतलब था यहाँ से हमने लिया है, तो W का मतलब क्या था, प्लस था, तो W की जगह में हमने प्लस इंक्लूड किया है। फिर यहाँ पर जो क्रॉस दिया गया था मतलब मल्टीप्लाई का यहाँ पर मतलब बताया गया था कि डिवाइड है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड, जो हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो कितना आया, 137 आया। ठीक है, जैसे हमने बताया आप इसे इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करें। इसे हम नेक्स्ट हमारा चैनल से, उसमें हम क्या करेंगे, इसे रीजनिंग वाले सेशन पे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ओके, और अच्छे लेवल का आपको रीजनिंग पढ़ा देंगे ताकि आपको एग्जाम्स में किसी प्रकार का हेजिटेशन ना हो और अच्छे से आप क्वेश्चन को कवर कर सकें। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर हमारा पढ़ सकते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या मेंशन है, आप पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 3 पे मेंशन है, ये लिखा है वरुण संजय से लंबा है। तो यहाँ पर आप समझे, हम थोड़ा शॉर्ट में समझाएंगे। वरुण जो है ये क्या है, BR वरुण, ये संजय से लंबा है, तो संजय से हमने इसे लंबा कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा है विपुल जो है वो वरुण से लंबा है। विपुल जो है वो वरुण से लंबा है, मतलब ये हमारा BP है। ठीक है, BP मतलब विपुल, ये वरुण से लंबा है, हमने वरुण से लंबा कर दिया। फिर लिखा है कृष्णा भी विपुल से जितना लंबा नहीं, जो कृष्णा है वो विपुल जितना लंबा नहीं, तो मतलब कृष्णा हो सकता है यहाँ पर हो, इस जगह पर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, विपुल जितना लंबा है ही नहीं, परंतु वरुण से लंबा है। तो हम देखो हमारा ये इक्वेशन जो हमने बनाया है फॉलो कर रहा है। तो ये जो वरुण है, लेकिन कह रहा है वरुण से लंबा है कौन, कृष्णा। तो हमने हमारा इसका मतलब एग्जैक्ट के यहीं पर आएगा, BP के नीचे, मतलब विपुल के नीचे। तो इसमें पूछा गया सबसे लंबा कौन है, तो आपको कौन सा समझ में आ रहा है सबसे लंबा, जाहिर सी बात है BP मतलब विपुल सबसे लंबा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, B होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 4, पढ़ लिया आप अच्छे से, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसे हम रीजनिंग के सेशन में बहुत अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपका रीजनिंग आपको ऐसे चुटकियों में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मद्रास लिखा हुआ है, यहाँ पर किस तरह कोडिंग किया गया है। क्वेश्चन आप पढ़ लें। एक निश्चित कोड भाषा में ये मद्रास को ऐसे लिखा जाता है, तो मुंबई को पूछा गया था। यहाँ पर जो MADRAS लिखाया गया है, तो यहाँ पर देखें जो बीच वाला टर्म्स है ना, D 6 अक्षर हैं, कितने 6 लेटर, तो D से इसको पलट दिया गया है। ठीक है, तो D से जब पलट दिया गया तो DAM हो जाएगा, फिर R से इसे पलट दिया गया, मतलब SAR कर दिया गया। आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब आपको जो मुंबई लिखा है, मुंबई में भी 6 लेटर हैं, तो MUM, M से बीच वाले को पलटेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, MUM आएगा। फिर इसके बाद हम I से, I जो है फिर इसको पलटेंगे तो IAB। तो आप देखो MUM IAB किस में, MUM IAB, ये ऑप्शन B पे दिया गया। किस पे, ऑप्शन B पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन B पे मेंशन है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसको क्या किया गया है, D से इसको पलट दिया गया है, तो DAM हो गया है। फिर क्या हुआ है, RAS, तीन जो लेटर हैं इसको SAR कर दिया गया है। फिर इसी प्रकार से तो ये हो गया डैमसार हो गया। इसी तरह MUM को पलट दिया जाएगा, फिर यहाँ पर IAB हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इसको उल्टा कर दिया जाएगा या पलट दिया जाएगा, लेकिन आधे आधे लेटर 3-3। ओके, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे मेंशन है, पढ़ लें आप क्वेश्चन अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 पे मेंशन है, एक निश्चित कोड भाषा में रमेश लिखा है, फिर इसको इस तरह लिखा जाता है, कोडिंग होती है इसी तरह बताया जाता है। ठीक है, क्रीट को कैसे लिखा जाएगा, तो देखें आप, रमेश थे, रमेश को ऐसे लिखा गया, मतलब जो H दिया गया है लास्ट वाला उसे पहले लिखा गया है, फिर इसके बाद S लिखा गया है, मतलब इसको भी रिवर्स किया गया है, इसको भी क्या किया गया है, रिवर्स किया गया, उल्टा किया गया है।
पहले एच आएगा, फिर एस आएगा, फिर ई आएगा, फिर एम आएगा, फिर ए आएगा, लास्ट में आर आएगा। देखो पहले वाला लास्ट में है, तो इसका मतलब आपको क्या करना, रिवर्स करना। जब आप इसे रिवर्स करेंगे ना तो क्या आएगा, हमारा पहले ई आएगा, फिर क्या आएगा, टी आएगा, फिर क्या आएगा, ए आएगा, फिर क्या आएगा, ई आएगा, फिर क्या आएगा, आर आएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा, सी। आप मैच करें, ये किस में मैच कर रहा है, ई टी। देखें आप, ई टी ए ई और आर सी मैच करेगा, ये ऑप्शन सी पे मैच कर रहा है। किस पे, ऑप्शन सी पे, ई टी ए। देखें आप अच्छे से, ई टी ए ई आर सी, ये ऑप्शन सी पे मैच कर रहा है, तो इसका राइट आंसर यही होगा। ओके, मतलब रमेश जो लिखा था, रमेश का जो एच है पीछे से, ये जो लास्ट में दिया गया है, इसको क्या किया, पहले वाला लास्ट में कर दिया गया है, ठीक है, इसको रिवर्स किया गया है, एस से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह इसमें हम ई से स्टार्ट करेंगे। ओके, उम्मीद है आप समझ गए होंगे अच्छे से। रिवर्स दिया गया, उल्टा दिया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, आप देख लें, क्वेश्चन मेंशन है यहाँ पर 6 नंबर। ये काफ़ी अच्छे लेवल का रीजनिंग है, यहाँ पर दिया गया, एसएससी मोस्टली पूछा जाता है। ये लिखा है, निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। ये लिखा है एपिसोड, एपिसल, फिर दिया गया है ये एपिसकोस। इसका कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पर कुछ मतलब नहीं निकाला जाता, इसमें केवल इसको रीअरेंज करना होता है इंग्लिश के शब्दकोश के अनुसार। तो इसे कैसे करेंगे, बस आप इतना समझें। ओके, आप यहाँ पर इसे देख लें, ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेटर को मैच करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो कौन कौन से लेटर मैच कर रहे हैं। ये लिखा है ई पी आई एस, ई पी आई एस, ई पी आई एस, तीनों में मैच कर रहे हैं, लेकिन इस पर लिखा है ई पी आई जी। तो इसका मतलब ये है, अब हम देखेंगे जब तीनों में ई पी आई मैच कर रहा है। देखो एस एस किस में है, तीनों में एस एस तक दिया गया, चौथा लेटर सब में एस एस है, लेकिन जो चौथे नंबर पे लिखा है, 4th नंबर पे ये लिखा है इपीग्राफ। इपीग्राफ में जो चौथा लेटर है वो जी है। अब हमको अंग्रेजी में समझना होता है जी पहले आता है कि एस पहले आता है, तो आपका आंसर होगा जी पहले आता है। तो हम इसका मतलब क्या लिखेंगे, पहले नंबर पे हमारा 4 आएगा, ठीक है। इस तरह से अंग्रेजी में व्यवस्थित करना होता है या अरेंज करना होता है। तो देखो ये चौथे नंबर पे तीनों में लेटर एस एस दिया गया है, लेकिन जो चौथे नंबर पे है हमारा, 4th नंबर पे 4th ही नंबर वाला जो जी लिखा है ना, वो अब यहाँ पर कंपेरिजन के एस पहले आता है कि जी, तो हम देखेंगे यहाँ पर जी पहले आता है, इसलिए हम 4 लिखेंगे। फिर देखेंगे इसका काम खत्म हो गया, अब हम 3 पे कंपेरिजन करेंगे। 3 पे देखेंगे कि देखो तीनों में ईपीएस ईपीएस मतलब एस तक सब में सेम है। अब देखेंगे ओ पहले आता है या टी पहले आता है, 5वां लेटर सबको मैच करिए, ठीक है। तो ओ पहले आता है कि टी पहले आता है कि सी पहले आता है, तो आपका जो आंसर होगा वो आप कहेंगे कि इस पर सी पहले आता है। ओ और टी से पहले कौन सा अंग्रेजी में लेटर आता है, मतलब ए बी सी डी, इस तरह हम सीरियल से चलेंगे, तो हम कहेंगे कि हमारा सी पहले आता है, ठीक है। सी पहले आने का मतलब क्या है, हमारा 3 आएगा, यहाँ पर कितना, 3 आएगा, 4 3। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो इसके बाद जो लेटर लिखा है, मतलब ओ, यहीं से क्लियर हो जाएगा, ओ पहले आता है कि एस, तो आपका आंसर होगा कि ओ पहले आता है, इसका मतलब 1 लिखेंगे, फिर लास्ट में जो बचेगा वो 2 लिखेंगे, मतलब 43 1 2 होगा। 43 देखें आप यहाँ पर, मतलब 4 3 1 2, 4 3 1 2 किस में है, डी नंबर पे है, यहाँ पर देखो मैच हो रहा है आपका, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहाँ पर केवल क्या होता है, जिस तरह ABCD लिखी जाती है उसी क्रम में यहाँ पर हमें देखना होता है, ठीक है। लेकिन इसे अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करेंगे, हम इसे नेक्स्ट सेशन में समझाएंगे अच्छे से। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 7, पढ़ लें आप। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे मेंशन है, एक महिला ने एक पुरुष से कहा, आपकी एकमात्र बहन की पुत्री मेरे पति की बहन है, पुरुष की बहन का महिला से क्या संबंध है। यहाँ पर जो इसका संबंध है आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम नेक्स्ट सेशन में समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप समझेंगे नहीं। ओके, आप प्रयास करें, इसे सॉल्व करें। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, उसकी क्या है, मदर इन लॉ है। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है इसलिए वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम इसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। ओके, रीजनिंग वाले सेशन में। यहाँ पर देखें आप क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पढ़ लें आप, इसे हम सिंपल वे में समझाते हैं। देखो पहले ये बात समझ लो, यहाँ पर लिखा है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, समझा देता हूँ मैं इस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ये क्या होता है, नीचे एस होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, ठीक है। मतलब नीचे दक्षिण होगा, ऊपर उत्तर होगा, नॉर्थ होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा यहाँ पर
आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, मतलब ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण होता है। यही सीरियल इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, यही मेथड सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ऊपर इस तरह आपको बनाना होगा, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और इधर क्या होता है, पूर्व होता है, ईस्ट होता है, इधर क्या होता है, पश्चिम होता है या वेस्ट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन पे समझे, यहाँ पर पूछा गया है एक व्यक्ति ने 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। एक व्यक्ति, तो हमारा मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है, ये व्यक्ति कहाँ जा रहा है, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा है, ये 6 किलोमीटर चला। ठीक है, हमारा बायां दायां ही इसका बायां दायां होगा। ठीक है, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है। तो जब कोई व्यक्ति ऐसे आया होगा तो बायां उसका इस तरफ होगा, तो बाएं चलता है कितना, 4 किलोमीटर बाएं मुड़ता है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट था जहाँ से हम चले थे, और फिर ये 5 किलोमीटर चलता है बाएं मुड़ता है। जब व्यक्ति ऐसे जाएगा तो उसका बायां क्या होगा, ये वाला बायां होगा इधर, क्योंकि ऐसे इस तरफ को मुंह करके खड़ा होगा वो पूरब की ओर, तो उसका जो बायां होगा वो ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है यहाँ पर, अब वह किस दिशा की ओर है, तो किस दिशा की ओर ऊपर है। अभी हमने बताया था, आप यहाँ से समझे, ऊपर एन होता है, नीचे एस होता है, ये ई होता है, ये डब्ल्यू होता है, तो इसका मतलब वो नॉर्थ की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, उत्तर की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लें आप। यहाँ पर पूछा गया था, उस विषम शब्द को खोजें जो समूह से संबंधित नहीं है। काफ़ी सिंपल था, राइट आंसर ए होगा। क्यों होगा, ये आई दिया गया है, आई मतलब होता है वोवेल्स दिया गया अंग्रेजी में, बाकी जो सभी दिए गए वो कॉन्सोनेंट है। मतलब ए, यहाँ पर जो आई दिया गया वो स्वर दिया गया है। स्वर कितने होते हैं इंग्लिश में, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये इसीलिए यहाँ पर स्वर दिया गया। बाकी जे के एल ये क्या होते हैं, व्यंजन, या हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। आई वोवेल्स है, एंड जो बाकी दिए गए वो सारे कॉन्सोनेंट है, इसलिए वो डिफरेंट है। ऑप्शन राइट आंसर ए होगा। ओके, यहाँ पर देख लें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे मेंशन है, ये लिखा है, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है, ये यूरोप का कंट्री है, वियना होती है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना होती है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। मिस्र की काहिरा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। मिस्र की जो राजधानी है, कैपिटल है, इजिप्ट की, वो क्या है, हिंदी में इसे मिस्र कहा जाता है। ये मोस्टली अब क्या है, इजिप्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो इजिप्ट की राजधानी है वो क्या है, काहिरा, इसे कैरो कहा जाता है। ओके, तो आप देख रहे, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है और मिस्र की क्या है, काहिरा है। यूएसए की वाशिंगटन डीसी, जर्मनी की बर्लिन होती है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद होती है। इसलिए सभी गलत दिए गए। राइट आंसर ऑप्शन बी है, मिस्र की काहिरा कैपिटल होती है। ओके, या इजिप्ट की कैरो होती है। इस तरह आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप थोड़ा स्पीड में चलेंगे, आप जीके के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन 11 में मेंशन है, किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कांस्य पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से ये लिखा है, पुरस्कार जो प्राइज होता है, पुरस्कार होता है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र, लिटरेचर एंड जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ओके, अगर आपको अपने उत्तर आते हो, आंसर आते हो, आप अगर किसी भी स्टेट से हैं तो अपने आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर 13 नंबर पे मेंशन है, निम्न में से कौन सा मानव गुणसूत्र सबसे छोटा होता है। जो सबसे छोटे की बात करें, क्रोमोजोम में टोटल 46 होते हैं, जो उनमें क्रोमोजोम में जो सबसे छोटा होता है वो 21 नंबर का होता है। कौन सा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगर आपसे बाय द वे कोई पूछे सबसे बड़ा क्रोमोजोम कौन सा होता है, तो आप बताएंगे पहला, मतलब पहला, जो पहला होता है 1 नंबर का क्रोमोजोम, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्रोमोजोम होता है। इसमें 249 मिलियंस लगभग पेयर्स में होती है डीएनए। ओके, तो जो सबसे छोटा होगा वो कौन सा होगा, 21। आपको इतना ध्यान रखना है, जो सबसे छोटा क्रोमोजोम है वो 21, और सबसे बड़ा वाला कौन सा होता है, वो पहला होता है, मतलब फर्स्ट वाला 1। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे मेंशन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मतलब जो ILO होता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिनेवा में होता है। कहाँ है, जिनेवा। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप पढ़ लें, अपना आंसर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। ये लिखा है, कोशीय एवं आणविक जीव विज्ञान का केंद्र निम्न से स्थित है। कहाँ स्थित है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप बता सकते हैं अपना आंसर, चमेरा बांध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ, चमेरा बांध कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ओके, रावी नदी पे बना हुआ ये डैम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? किससे जाना जाता है? ऑप्शन सी है, कोची को जाना जाता है। किसे? कोची को। कोची ये केरला में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसने एक्सरे की खोज की थी? बताएं अपना आंसर अगर बताना चाहें आप। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, WC रोटेंजन ने किसी एक्सरे की खोज, जो एक्स रेज होती है, एक्स किरण होती है, उसकी खोज ये की थी किसने? 1895 के आसपास की थी। किसने? WC रोटेंजन ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 19 नंबर, आप पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर नेशनल हेराल्ड की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, PT नेहरू ने की थी। नेशनल हेराल्ड है क्या, पहले यह समझें। ये एक प्रकार का न्यूज़पेपर है। क्या है? न्यूज़पेपर। बस आप इतना समझ लें, एक प्रकार का न्यूज़पेपर है और इसे 1938 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1938 में स्टार्ट किया गया था। पूछ क्यों लिया गया आपसे? ये क्या है? इसका जो री लॉन्चिंग किया गया है ना, ये 2017 में से री लॉन्च किया गया है, समझे, दोबारा से इसे स्टार्ट किया गया है। तो इतना ध्यान रखना है। नेशनल हेराल्ड एक प्रकार का न्यूज़पेपर है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? पंडित नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसको रीलॉन्च कब किया गया? 2017 में किया गया। ये स्टार्ट कब किया गया था? नेशनल हेराल्ड पंडित नेहरू ने स्टार्ट किया था 1938 में। ठीक है, 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 में मेंशन है, निम्न में से किसे 2020 एशिया गेम चेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंग्लिश में आप पढ़ लें, किसे किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये है विकास खन्ना को किया गया है। इनको क्यों किया गया है ये बात समझें आप पहले। इनको इसलिए किया गया है, जो एशिया गेम चेंजर, मतलब जो एशिया के योगदान में, सोसाइटी में, डेवलपमेंट में, इम्प्रूवमेंट में, या कोई भी किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन करते हैं तरक्की में, डेवलपमेंट में, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है, एशिया गेम चेंजर पुरस्कार। तो किसे दिया गया? इस बार विकास खन्ना को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आंसर है, पुस्कस पुरस्कार निम्न में से जुड़ा है, किस खेल से जुड़ा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये फुटबॉल में दिया जाता है। इसकी स्थापना, पुस्कस जो पुरस्कार होता है, ये 2009 में इसकी स्थापना की गई, तब से दिया जा रहा है, 2009 से दिया जा रहा है। कौन सा पुरस्कार? पुस्कस पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22। चेतन चौहान जिनका निधन हाल ही में हुआ, वह किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वो क्रिकेट से संबंधित है। ओके, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 23, पढ़ें, अपना आंसर बताएं। किस संस्थान ने पहली बार ICMR अनुमोदित मोबाइल RT-PCR प्रयोगशाला विकसित की? किसने की है? ये राइट आंसर है ऑप्शन इसका डी। किसने की है? राइट आंसर ऑप्शन दो, बेंगलुरु ने की है। इसका मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहते हैं, ISC बेंगलुरु ने की है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये लिखा है 24 नंबर पे, ये लिखा है ऑपरेशन समुद्र हेतु किसने, समुद्र सेतु किसने शुरू किया था? अगर आप यहाँ से समझना चाहते हैं तो आप एग्जाम में यहीं से क्रैश कर सकते हैं। समुद्र में किसकी ड्यूटी लगती है? नेवी वालों की। ठीक है, भारतीय नौसेना। इसलिए कहाँ से जुड़ा है? ऑप्शन बी, भारतीय नौसेना से जुड़ा है। समुद्र वाला काम किसका होता है? या सी या ओशियन पे कौन ड्यूटी करता है? तो आप यहीं से समझ लेते, भारतीय नौसेना करती है, नेवी करती है, इंडियन नेवी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में किस संगठन द्वारा आनंदा नामक एक डिजिटल एप्लीकेशन शुरू किया गया है? तो ये LIC के द्वारा शुरू किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आनंदा है क्या, एक बात समझ ले। पहली बात, आनंदा का जो पूरा नाम होता है, आनंदा का पूरा नाम होता है आत्मनिर्भर, क्या होता है? आत्मनिर्भर। आप यहाँ पर इंग्लिश में जो भी नंबर लिखा है, आत्मनिर्भर, देख ले फिर से, आत्मनिर्भर एजेंट न्यूज बिजनेस डिजिटल, ये इसका पूरा नाम होता है, आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल, ये आनंदा का पूरा नाम है। बस अर्थे आपको इतना बस ध्यान रखना है, आनंदा जो एप्लीकेशन है किसने शुरू किया है? LIC ने शुरू किया। ये पेपरलेस, इसमें सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ओके, कागज रहित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26, ये लिखा है, किस देश ने विश्व आर्थिक सुंदर सूचकांक 2020 में 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इंग्लिश में आप पढ़ लें। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हांगकांग ने प्राप्त किया है। किसने? हांगकांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पढ़ें आप, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में IFM के 190 सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंडोरा शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है?
राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडोरा। ये अक्टूबर 2020 में शामिल हुआ है। कब शामिल हुआ है? अक्टूबर 2020 में इंडोरा। ये यूरोप का एक देश है इंडोरा। कहाँ का देश है? यूरोप का। तो आपको ये ध्यान रखना है। और आईएफएम जो है ये विश्व बैंक के साथ मिलकर कार्य करती है, तो ध्यान रखना है आपको। आईएमएफ एक प्रकार की, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये फंड प्रोवाइड करती है जो भी अल्प विकसित देश हैं या डेवलपिंग कंट्रीज, और जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दोनों को क्या करती है? ऋण देती है, लोन देती है। ओके, उनके डेवलप में योगदान करती है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। किसकी? आईएमएफ की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 28। किस देश ने 2020 में 12वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया था? कहाँ किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए रसिया में किया गया था। हमने इसकी ट्रिक बताई थी, BIRCS। भारत, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। देखो 12वां का किसने किया है? रसिया ने। तो 13वां का कौन करेगा? इंडिया। तो आपको सीरियल से ध्यान रखना है। 14वां को कौन करेगा? चाइना। और जो 15वां होगा उसका कौन करेगा? साउथ अफ्रीका। फिर स्टार्ट कर देना आके, यहाँ से स्टार्ट कर लेना आके, ठीक है। जो फिर ब्राज़ील आएगा, ब्राज़ील कौन करेगा? 16वां, फिर 17वां, फिर ये। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। लेकिन ईयर मोस्टली पूछा जाता है, तो ईयर भी ध्यान रखना, BIRCS। तो ये 2020 में किया है किसने? रसिया ने। तो 2021 में कौन करेगा? इस बार इंडिया करेगा। तो ये कौन से नंबर का? 12वें नंबर का ये, तो 13वें नंबर का इंडिया वाला होस्ट करेगा। ओके, इस तरह आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 पढ़ें आप। अपना आंसर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 29 ये लिखा है, आवास एवं शहरी मंत्रालय के मंत्रालय ने ये लिखा है, स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को ऑनलाइन लाने के लिए किस फूड टेक कंपनी के साथ साझेदारी की? किसके साथ की है? राइट आंसर ए है, स्विगी के साथ की है। किसके साथ? स्विगी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 30 नंबर पे मेंशन है, भारत के पहले चंदन संग्रहालय का अनावरण किस शहर में किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन ए मैसूर। मैसूर आपको पता होना चाहिए, मैसूर एक कर्नाटक का सिटी है। कहाँ? कर्नाटक का। तो जो सबसे ज़्यादा चंदन सैंडलवुड होता है, चंदन इश्यू कहते हैं, ये कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। इसका राइट आंसर इसलिए क्या होगा? ए होगा। इस तरह आप गेस कर सकते थे एग्जाम्स में। क्वेश्चन है यहाँ पर 31 पे मेंशन है, इंट्रापार्टम भ्रूण की निगरानी के लिए विभिन्न तरीकों में शामिल है, सिवाय सभी शामिल है लेकिन एक नहीं शामिल। कौन सा नहीं शामिल? राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये जो लिखा है ब्रेक्सटन हिक्स कंस्ट्रक्शन नहीं शामिल है, बाकी सभी शामिल है। क्वेश्चन आप इंग्लिश में अच्छे से पढ़ लें। इन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में थोड़े थोड़े क्वेश्चन लाएंगे ताकि डिटेल्स आपको अच्छे से समझा सकें, क्योंकि यहाँ वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चन देखें जो भी अदर स्टेट से भी हैं और जो भी उत्तर प्रदेश से भी हैं, ताकि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे यहाँ पर सभी लोग पढ़ सकते हैं। और ये एएनएम, स्टाफ नर्स, जेएनएम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी किसी में भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम्स में। प्रसव पीड़ा इंजेक्शन के सक्रिय प्रबंधन के दौरान ये लिखा है एर्गोमेट्रिन जो निम्नलिखित स्थितियों में किसमें ये लिखा कंट्राडिक्टेड किया जाता है? किसमें किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा सेवरे एक गंभीर एक्लेम्पसिया में किया जाता है। किसमें? गंभीर एक्लेम्पसिया में। राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये राइट आंसर होगा इसका। आप पढ़ लें क्वेश्चन अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में मेंशन है, माता द्वारा महसूस की जाती है भ्रूण की हलचल को निम्न में कहा जाता है। जो माता द्वारा भ्रूण की हलचल महसूस की जाए तो उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्विकनिंग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 34 पढ़ लें। ये लिखा है फेटल टैक्रिकार्डिया इज काज्ड ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट, केवल सभी हैं एक के सिवाय। वो कौन सा है जिसको अलग करना है? भ्रूण, क्षिप्र, हृदय निम्न में से सभी कारकों के कारण हैं सिवाय एक के नहीं है। एक उसका आंसर नहीं, बाकी सभी हैं। ये लिखा है सेवरे फेटल हाइपोक्सिया, ये इसका कारण नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हाइपोक्सिया के बारे में हमने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया है, अगर नहीं देखा है तो आप देख लें जाके वहाँ पर वीडियो। क्वेश्चन नंबर है 35, रक्त के भ्रूण, ये लिखा है भ्रूण के रक्त का नमूना निम्नलिखित स्थितियों में किस में प्रतिष्ठित की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है HIV, ऑप्शन HIV पॉजिटिव वुमेन्स में। क्वेश्चन आप पढ़ लें, इंग्लिश में पढ़ लें, अच्छे से समझ जाएंगे आप।
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसे हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में इन्हें हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि डिटेलिंग अच्छे से बता सकें। नहीं फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, आप इस तरह इन्हें याद कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं कि जब भी पेपर ऑनलाइन होता है तो क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होते हैं मोस्टली बहुत ज़्यादा। ये लिखा है डायफ्राम या ये लिखा है डच कैप का उपयोग करने के परिवार नियोजन उपाय को निम्न कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ऑप्शन बी बैरियर मेथड कहा जाता है। क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बैरियर मेथड। डायफ्राम का यूज किया जाता है ताकि क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, वो पहुंच ना पाए, तो मतलब वो क्या है, बैरियर मेथड होता है। बैरियर मेथड मतलब होता है रोक देना, वो स्पर्म क्या करते हैं, तो रोक देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पढ़ लें आप, क्वेश्चन नंबर 37। जीवन क्षमता की अवधि के बाद बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पद से या उसमें किसी भी रक्तस्राव को निम्न कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका होगा बी, क्या है, इन ये लिखा है, सॉरी ऑप्शन ए, यहाँ पर देख ले, इन ये लिखा है इंटेपार्टम हैमरेज कहा जाता है। इसमें क्या होता है, वेजाइना से बहुत ब्लीडिंग होती है, इतनी बात आप समझ लें। वेजाइना से क्या होता है, ये 20 सप्ताह के प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह के आसपास बहुत ज़्यादा इसमें ब्लीडिंग होती है, इसे इंटेपार्टम हैमरेज के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 38, पढ़ लें आप। प्रसव पीड़ा के पहले चरण के ये लिखा है नैदानिक विशेषताओं में शामिल है सिवाय एक नहीं शामिल, बाकी सभी शामिल। इंग्लिश में क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये लिखा है सडन गस ऑफ द वेजाइनल ब्लीडिंग, योनि स्राव का तेज भाव, ये प्रसव पीड़ा के पहले चरण की विशेषता में शामिल नहीं है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आप फिर से पढ़ें, केवल जो प्रसव पीड़ा की जो पहले चरण में नहीं शामिल होता है, यही नहीं शामिल होता। ओके, योनि स्राव का तेज बहाव, मतलब उसे तेज मात्रा में ब्लीडिंग नहीं होती, ठीक है, ये नहीं शामिल होता, बाकी सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 39 पे मेंशन है क्रोनिंग निम्न में होता है, कि क्रोनिंग किसे कहा जाता है, तो आप क्या होता है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। इसे हमने पिछले वीडियो में अच्छे से कवर किया, वहाँ पर देख लिए जाके आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, संक्रमण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की प्रतिरक्षा विकसित होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक्टिव इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 41, बाहरी कार्यक्रम हेतु छोटी मात्रा में टीके ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को क्या कहा जाता है, ये हमने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से कवर किया था। राइट आंसर है ऑप्शन इसका सी, यहाँ पर लिखा है वैक्सीन कैरियर्स कहा जाता है। जो वैक्सीन कैरियर्स मतलब जो जिसमें वैक्सीन को ले जाती है उसे क्या कहा जाएगा, वैक्सीन कैरियर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 42, पढ़ लें आप। 1 से 3 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों में पोषण संबंधित अंधापन के प्रमुख कारण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीरोफथैल्मिया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, जीरोफथैल्मिया। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लें, कंडीशन दी गई है इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जीरोफथैल्मिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 43 नंबर, जीवित जीवाणुओं द्वारा दूषित खाद्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण के कारण होने वाली विषाक्तता सभी है सिवाय कौन सा नहीं है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, केमिकल पॉइजनिंग नहीं है, क्योंकि ये क्या केमिकल से होगा, बाकी सभी क्या होंगे, बैक्टीरिया के माध्यम से होते हैं। ये तीनों बैक्टीरिया से रिलेटेड है और ये नहीं रिलेटेड, ऑप्शन डी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44, ये लिखा वेरिसेला या वेरिकोला वैक्सीन है, कैसी वैक्सीन है, बताएं भाई अपना आंसर जल्दी से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है, कई बार हमने बताया इसका, ये जीवित तनुकृत टीका होता है। हिंदी में न याद रखें इसे, इंग्लिश में ज़्यादा याद रखें, तभी आप कर पाएंगे एग्जाम से। लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है वेरिसेला की जो वैक्सीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 45, ये खसरे के टीके का प्रशासन मार्ग क्या है, किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सबक्यूटेनियस रूट के माध्यम से इसे दिया जाता है। ठीक है, मतलब सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगाया था खसरे का टीका, काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन और हमने कई बार इसे बताया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पढ़ लें आप। मम्स की उस्मानत नवज, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड पूछा गया है मम्स का, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 से 4 वीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 पे मेंशन है इन्फ्लुएंजा के उपचार हेतु प्रयोग की जाने वाली एंटीवायरल दवा है जो इन्फ्लुएंजा में उपयोग की जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये लिखा है ओसेल्टामिविर, राइट आंसर है ऑप्शन बी। इंग्लिश में स्पेलिंग जो भी लिखी है आप कंफर्म कर ले, इसे इन्फ्लुएंजा में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 48,
लिखा छोटी बूंद संक्रमण के कारण होते रोग हैं जो टीके से रोकने योग्य हैं, वे सभी हैं केवल सिवाय एक नहीं रोका जा सकता, जो जो क्या नाम है यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ लें, जो क्या है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से होते हैं। बाकी एक नहीं होता, उससे केवल नहीं रोका जाता, बाकी सभी रोके जाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोलियो को। ओके, बाकी सभी क्या है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन है, निम्न में से रक्त जनित रोग है कौन सा है? रक्त जनित, या ये लिखा है ब्लड बॉर्न डिसीजेज है कौन सा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस सी। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से फैलता है, इसे हेपेटाइटिस सी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये लिखा है दस्त से ग्रस्त बच्चों में ओआरएस थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी मतलब जो दस्त से ग्रस्त बच्चों में ओआरएस जो थेरेपी की जाती है वो निर्जलीकरण को रोका जाता है, मृत्यु दर को कम किया जाता है, क्योंकि जब निर्जलीकरण हो जाएगा तो उनकी मृत्यु होती है, मतलब ओआरएस दिया जाएगा तो उससे क्या होगी, मृत्यु दर में भी कमी आएगी, पानी में इलेक्ट्रोलाइट कमी को ठीक किया जाता है इससे, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 51, पढ़ लें आप क्वेश्चन को 51 को अच्छे से और अपना आप आंसर बता सकते हैं। एक व्यक्ति में छोटी आंत में विषाणु की वृद्धि से उत्पन्न विष के कारण हैजा दस्त होता है, ये लिखा है विब्रियो क्लोरी द्वारा उत्पन्न विष है कौन सा उत्पन्न करता है विष? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या है? ये लिखा है इंटेरोटॉक्सिन, कौन सा होता है? इंट्रोटॉक्सिन राइट आंसर है ये विब्रियो क्लोरी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है विष मतलब पॉइजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पढ़ें आंसर बताएं। लिखा है मिसोडर्मल कोशिकाओं से उत्पन्न होते कैंसर में विभिन्न संयोजी ऊतक का गठन होता है, निम्न से कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये लिखा है सरकोमास कहा जाता है उसे। क्वेश्चन आप पढ़ लें अच्छे से, जो भी क्वेश्चन अच्छे हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अच्छे से, ताकि आपको डिटेलिंग अच्छे से पता चल जाए। क्वेश्चन है 53, ये लिखा है रक्त शर्करा का मान सर्वमान्य से ऊपर है लेकिन वह नैदानिक मधुमेह से नीचे है तो गर्भावस्था के दौरान होता है, उसे कहा जाता है। आप इंग्लिश में पढ़ लें क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, गेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है। क्या? गेस्टेशनल डायबिटीज, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 पे मेंशन है पेरेनिया एनीमिया ग्रस्त रोगी में स्क्रीनिंग परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य निम्न से निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12, ये राइट आंसर इसका है। ठीक है, ये पर्सिनिया एनीमिया के कारण भी ये उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55, एक प्रकार का फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का एक टुकड़ा दूसरे में चला जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताएं अपना आंसर। ऑप्शन इसका डी, इसे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहा जाता है। ओके, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहा जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, पढ़ें अपना आंसर बताएं। अस्थमा के संकेत और लक्षण में सभी शामिल हैं सिवाय कौन सा नहीं शामिल इसमें? बताएं जल्दी से आंसर। ऑप्शन है इसका बी, बुखार नहीं शामिल, बाकी सभी शामिल हैं अस्थमा वाले में। अस्थमा के जो लक्षण होते हैं बुखार नहीं शामिल, फीवर बाकी सभी शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 57, पढ़ें आप अपना आंसर बताएं। लिखा है पार्किंसन रोग के संकेत हैं लक्षण हैं, क्या है पार्किंसन रोग के जो संकेत होते हैं? ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्या है? ऑप्शन डी, ये सभी इसके कंपन ट्रीमर्स होते हैं, इम्पेयर्ड पोस्चर्स एंड द बैलेंस और स्पीच चेंजेज होता है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन डी। हिंदी में भी पढ़ लें आप। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 पे मेंशन है, ये लिखा है, पढ़ें क्वेश्चन आप 58 पे, ये लिखा है एसेरिका कोलाई गैस्ट्रो आंत में पथ में आमतौर पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया का एक प्रकार है जिसके कारण मूत्राशय में संक्रमण होता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये लिखा है सिस्टाइटिस कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 में सबसे आवश्यक फैटी एसिड जो अन्य फैटी एसिड के उत्पादन के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है लाइन, ये लिखा है लाइनलोइक एसिड, लिनेलोइक एसिड आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन पढ़ें या अपना आंसर बताएं। ये लिखा है विटामिन डी की काफ़ी हद तक शरीर में संग्रहित होती है, किस में संग्रहित होती है? ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है, फैटी टिश्यू में संग्रहित होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओके, फैटी टिश्यू मतलब सबक्यूटेनियस टिश्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 61, वसा में घुलनशील विटामिन हैं सिवाय सभी घुलनशील हैं लेकिन एक घुलनशील नहीं है, कौन सा नहीं है? वो सी, मतलब विटामिन सी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन बी विटामिन सी। आपको पता है
जो बी और सी होता है ये जल में घुलनशील विटामिन होता है, मतलब वाटर सोल्यूबल होता है। ए डी के ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसका, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप पढ़ लें, ये लिखा है 62 राइबोफ्लोविन की कमी का कारण क्या है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है एंगुलर एस्टोमेटेसिस। इसमें क्या होता है, मुंह के आसपास क्या होता है, ये कट जाता है, ठीक है, ऐसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 63, यहाँ पर आप पढ़ें अपना आंसर बताएं। लिखा है विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है, मतलब जो दिए गए सब में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन सी आंवला में पाया जाता है। ये 2018 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, आंवला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64, पढ़ लें आप अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 64, ये लिखा है थायमीन की कमी के परिणाम स्वरूप निम्न में होता है। थायमीन की जो कमी कारण होता है, ऑप्शन ए कार्डियक बेरी होता है। पिछले वीडियो में से हमने पढ़ाया था, काफ़ी पिछले वीडियो 1 महीने के पहले की वीडियो देखेंगे हमारे, तो उसमें ये हमने बताया था कार्डियक बेरी होता है। ओके, थायमीन ये विटामिन B1 का नाम है, या विटामिन B1 की कमी से भी होता है, ठीक है, इसलिए आप समझ सकते हैं यहाँ से। और कौन सा होता है, कार्डियक वाला। क्वेश्चन यहाँ से आप पढ़ लें हिंदी इंग्लिश में। ये लिखा है एक रोगी द्वारा प्राप्त समग्र नर्सिंग देखभाल का मूल्यांकन करने हेतु की गई गहन जांच को निम्न में कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है, नर्सिंग एडिट कहा जाता है, ऑडिट कहा जाता है। क्या, नर्सिंग ऑडिट कहा जाता है। इंग्लिश में भी आप पढ़ लें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 66 में मेंशन है आईसीयू में प्रतिबंधों के अनुचित अनुप्रयोग के कारण रोगी गिरता है या निम्नलिखित है, मतलब कैसा कार्य है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, लापरवाही की वजह से, ये लिखा है नेग्लिजेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 67 पे मेंशन है, आप पढ़ ले क्वेश्चन अच्छे से। पहले ये लिखा अपरिपक्व शिशु बेबी को पुनर्जीवित करते समय ऑक्सीजन के निम्न सांद्रता के साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू किया जाना चाहिए। तो कितना शुरू किया जाना चाहिए आप बताएं अपना आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन ए 21%, ठीक है, इस तरह आप पढ़ लें। क्वेश्चन है यहाँ पर 68, पढ़ें अपना आंसर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी सिंपल था, ऑप्शन ए 12 मई को मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 69 पे 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में नाड़ी की जाँच करने हेतु सबसे केंद्रीय या पहुँच योग्य धमनी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये लिखा है कैरोटिड धमनी होती। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें और याद कर लें आप क्वेश्चन, किसी भी आप स्टेट से हैं, क्योंकि एग्जाम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक रोगी को अनिद्रा होने का निदान किया जाता है। अनिद्रा का अर्थ क्या है, मतलब इंसोमानिया का अर्थ पूछा जाए तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनेबिलिटी टू स्लीप। कई बार बताया है, इनेबिलिटी टू स्लीप। ओके, क्वेश्चन नंबर है 71 नंबर, एक बेहोश रोगी के लिए मुंह की देखभाल प्रदान करने के लिए आदर्श स्थिति, मतलब उसकी जो माउथ की स्थिति देखी जाएगी कॉन्शियसनेस में, कॉन्शियसनेस जो अनकॉन्शियसनेस जो पेशेंट होगा उसके लिए अनकॉन्शियसनेस। ओके, तो लेटरल पोजीशन होती है, कई बार हमने बताया लेटरल पोजीशन क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 72, पढ़ लें अपना आंसर बताएं। ये लिखा है 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंतरपेशी इंजेक्शन के प्रशासन का सबसे पसंदीदा जगह है, कौन सा है। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये लिखा है वेस्टस लेटरिस। ये कई बार हमने बताया, ये क्या होता है, बेबी का जो पैर होता है, ये पैर होता है बेबी का, तो ये जो गांठ होती है ये थाई वाले पार्ट के या मिडिल वाले पार्ट को कहा जाता है इसे वेस्टस। ओके, मान लो ये पैर है, ये गांठ है आपकी, ये थाई वाले पार्ट को कहा जाता है। ओके, क्या, वेस्टस लेटरिस कहा जाता है, लेटरलिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लें आप 73 पे मेंशन है एक व्यक्ति के रक्तचाप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं सभी प्रभावित करते हैं, लेकिन एक नहीं प्रभावित करता, वो कौन सा है आपको बताना होगा। राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नॉर्मल बॉडी वेट। ये प्रभावित नहीं करेगा, बाकी सभी करेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन पढ़ें, अपना आंसर बताना चाहें तो बता सकते हैं। गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवाएं कौन सी हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, कई बार बताए, ऑप्शन ए ऑक्सिटोसिन होता है, ऑक्सिटोसिन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 75 पढ़ लें। एक तीव्र, ये लिखा है गंडमाला संबंधित हमले के उपचार हेतु उपयुक्त दवा है, वो कौन सी दवा है बताएं अपना आंसर। ऑप्शन डी, ये है नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ठीक है, इसी कहा जाता है ये लिखा है एंजाइनल अटैक में जो दवा यूज की जाती है नाइट्रोग्लिसरीन यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 76 पढ़ लें आप अच्छे से। ये लिखा है निम्न से हार्मोन में से
किसके संश्लेषण के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व आयोडीन की आवश्यकता होती है? किसके संश्लेषण के लिए होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी, कई बार बताया है, थायरोक्सिन, और ये लिखा है ट्राइडो थ्रायोनाइन। यहाँ पर आप पढ़ लें, ट्राई आयोडो थायोरिन, इसके लिए ज़रूरत होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके, और ये आपकी नेक में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, पढ़ें अपना आंसर बताइए। लिखा है हाइपरकैलेमिया के उपचार में प्रयोग की जाने वाली ड्रग कौन सी है? कौन सी ड्रग भाई यूज की जाती है हाइपरकैलेमिया में? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये क्या, कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज की जाती है हाइपरकैलेमिया में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 78, ये लिखा है मतली और उल्टी का उपचार करने हेतु उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं सिवाय सभी दवाएं जो उल्टी और मतली में यूज की जाती हैं वोमिटिंग के दौरान, नौजिया और वोमिटिंग के दौरान यूज की जाती, लेकिन एक नहीं यूज की जाती। वो कौन सी है जो नहीं यूज की जाती? ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं यूज की जाती। ये बीपी को कम करती है जब हाइपर टेंशन होता है, हाइपर टेंशन में ये यूज की जाती है बीपी को कम करने के लिए, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, ओके। बाकी सभी क्या है, नौजिया और वोमिटिंग में यूज की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 79, पढ़ लें आप अच्छे से, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये लिखा है राज्य नर्सिंग परिषद का कार्य है, सभी कार्य हैं लेकिन एक नहीं है, वो नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब जो जितने भी एजुकेटेड या प्रशिक्षित नर्सेज हैं उनको रोजगार प्रदान करना, ये कार्य नहीं होता राज्य नर्सिंग परिषद का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 80 नंबर, पढ़ें, देख सकते हैं। ये लिखा है निम्नलिखित में सभी कारकों के कारण हाइपोक्सिया हो सकता है सिवाय सभी की वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है लेकिन एक के वजह से नहीं होता, वो कौन सा जिसको जो डिफरेंट है? तो आपको इसमें बताना होगा, राइट आंसर है ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन की वृद्धि। हीमोग्लोबिन की वृद्धि होने में हाइपोक्सिया नहीं होता, ठीक है, तब नॉर्मल रहता है, ओके। इनकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है, ये सांस की समस्या, घटा हुआ हीमोग्लोबिन की जब वृद्धि हो जाएगी तो हाइपोक्सिया के लक्षण नहीं होते, ओके। इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर है 81, पढ़ लें आप, अपना आंसर बताएं। ये लिखा है आक्रामक एजेंट को ये लिखा बेअसर करने, नियंत्रित करने या समाप्त करने या ठीक करने हेतु साइट तैयार करने के लिए उद्दिष्ट रक्षात्मक ये लिखा है प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इंग्लिश में पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा, अच्छे से पढ़ लें उसे, क्या कहा जाता है, हम आंसर बता रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये इन्फ्लेमेशन कहा जाता है, क्या, सूजन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं आप हमसे पूछ सकते हैं डिटेल्स में कमेंट करके, ओके, हम उन्हें आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, आप क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करना कि कौन सा क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं। ये लिखा है हाथों की शरीर के मध्य रेखा की गति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये अडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अडक्शन कहा जाता है। इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अडक्शन या abduction क्या होता है अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ आप केवल समझ लें कि पेपर किस तरह आता है और किस तरह पूछे गए क्वेश्चन है। ये लिखा है द फर्स्ट एड मेजर टू बी टेकन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ड्यू टू द ये लिखा है एपिस्टैक्सिस। तो क्या यूज किया जाता है यहाँ पर, आप देख लें उपाय क्या है इसका। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये लिखा है झुके और नाक के नर्म हिस्से पर चुट्टी भरें। ये यहाँ पर पूरा मेंशन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा व्यक्ति को बिठाएं आगे की ओर झुकें, ये पूरा आंसर है यहाँ पर। और नाक के नर्म हिस्से पर चुट्टी भरें। यहाँ पर मेक द प्रेशर सिट डाउन एंड लीन फॉरवर्ड एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज। ये राइट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर इंग्लिश में आप देख लें, हिंदी पे यहाँ मेंशन है, ओके। क्वेश्चन नंबर है 84, आप यहाँ पर देख सकते हैं 84 पे क्या मेंशन है। ये लिखा है एमटीपी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित व्यवहार्यता के पूर्व गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित संकेत हैं। इंग्लिश में पढ़ लें। अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट द फॉलोइंग आर द इंडिकेशन फॉर द टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी बिफोर द वायलेबिलिटी एंड एक्सेप्ट, एक के सिवाय, बाकी सभी हैं एक के सिवाय। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये लिखा अनप्लान्ड प्रेगनेंसी एमटीपी अधिनियम के अनुसार जो होता है इंडिकेशन फॉर द टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के टर्मिनेट कर सकते हैं सिवाय एक के, किसके? इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 85 रसायन जो पीड़ा के संचरण एवं अनुभूति को कम या बाधित करते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। ये लिखो इंडोर्फिन कहा जाता है उन्हें।
रासायन जो केमिकल डेट रिड्यूस द इनहिबिट डेट द ट्रांसमिशन आर द परसेप्शन ऑफ द पेन, तो उसको कहा जाता है इंडोर्फिन्स कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 86, पढ़ लें आप। यहाँ पर देख सकते हैं कारक जिसके परिणाम स्वरूप सीरम ऑस्मोलेटिलिटी में वृद्धि होती है वे सभी हैं सिवाय, बाकी सभी हैं एक के सिवाय, कौन सा नहीं है? द फैक्टर डेट रिजल्ट इन द इंक्रीजिंग द सीरम ऑस्मोलिटी आर ऑल एक्सेप्ट, यहाँ पर आप पढ़ लें क्वेश्चन अच्छे से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेनल फेल्योर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लें, काफ़ी पेपर अच्छा आया हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर मेंशन है तरल पदार्थ की मात्रा में कमी की विशेषता में शामिल है सभी, लेकिन एक नहीं शामिल, उसको बताना है आपको। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर, ये लिखा केंद्रीय सिरापरक दबाव में वृद्धि, ये नहीं शामिल, बाकी सभी शामिल है। आप पढ़ लें। अगर डाउट हो किसी प्रकार का तो कमेंट करेंगे, हम बताएंगे आपको, कोशिश करेंगे। और इन्हें नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में सिलेक्ट करेंगे और अदर क्वेश्चन भी लाएंगे इनसे रिलेटेड। अंतःशिरा चिकित्सा की प्रणालीगत जटिलताओं में सभी शामिल है सिवाय, कौन सा नहीं शामिल? केवल, बाकी सभी शामिल है इसमें। ऑप्शन डी है इनफिल्ट्रेशन नहीं शामिल, बाकी सभी शामिल है इसमें। ओके, सिवाय का मतलब ये होता है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 89 पढ़ लें आप। लिखा एक 30 वर्षीय व्यक्ति को दुर्घटना के इतिहास के साथ आपातकालीन स्थिति में लाया जाता है, निम्न में से कौन सा संकेत खोपड़ी के फ्रैक्चर को इंगित करता है? खोपड़ी के जो फ्रैक्चर होता है उसको इंगित करता है। तो यहाँ पर आप पढ़ लें क्वेश्चन अच्छे से हिंदी इंग्लिश में, कौन इंगित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये फ्लूइड ड्रेनिंग फ्रॉम ईयर और द नोज एंड ये लिखा है प्योरर वाइटल एक्कीमोसिस। यहाँ पर आप पढ़ लें, काफ़ी टफ वर्ड लिखा हुआ है, हिंदी में भी यहाँ पढ़ सकते हैं आप। कान या नाक से तरल पदार्थ का निकलना, ये लिखा है प्यूरो ऑर्बिटल एक्कीमोसिस कहा जाता है इसे, ठीक है। या क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लें, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम इन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा पेपर है। ओके, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसे। क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लें आप। 90 नंबर, एक प्रकार की प्रस्तुति जिसमें भ्रूण के नितंब श्रोणि इनलेट में उपस्थित होते हैं और भाजक को त्रिकाष्ठ होता है, उसे कहा जाता है। इंग्लिश में पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाता है। हमने बताया था कि ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होता है, गर्भाशय से रिलेटेड होता है, इसमें बेबी की पोजीशन के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 91 आप पढ़ें। ये लिखा निम्नलिखित में कौन सी सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग प्रक्रिया है जिसे कार्डियक ये लिखा कैथीटेराइजेशन से गुजरे रोगी के लिए करना पड़ता है? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में पढ़ लें। इसका आंसर है ऑप्शन सी, आसे दी कैथराइजेशन साइट फॉर द ब्लीडिंग, ये होता है इसका राइट आंसर 91 का। ओके, क्वेश्चन है 92। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर पढ़े। ये लिखा मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रोगी की देखभाल का काम नर्स को सौंपा जाता है, रोगी के लिए प्राथमिकता नर्सिंग निदान होगा, क्या निदान करेंगी? तो यहाँ पर पढ़ लें आप क्वेश्चन को अच्छे से। बिगड़ा हुआ मूत्र उत्सर्जन, ये लिखा है मल्टी स्क्लेरोसिस रोगी की देखभाल का काम नर्स को सौंपा जाता है, रोगी के लिए प्राथमिक नर्सिंग निदान क्या होगा? बिगड़ा हुआ मूत्र उत्सर्जन। ऑप्शन ए, इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 93 आप पढ़ लें। एक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन दिए जाने का संकेत है जब वह, उसका जो हार्ट रेट है कितना से कम हो जाएगा या कितनी दर होगी उसकी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हार्ट रेट क्या हो गया? लेस देन 100। ओके, तब उसे वेंटिलेशन दिए जाने के संकेत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 94 पढ़ लें आप। क्वेश्चन देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर मेंशन है रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति खाना खाते समय अचानक गिर जाता है, दम घुट जाता है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग वायु मार्ग को साफ करने की आदर्श विधि है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आप पढ़ लें क्वेश्चन को अच्छे से, हिंदी इंग्लिश दोनों में, कि क्या पूछा गया क्वेश्चन में अच्छे से। इसका जो राइट आंसर है ये लिखा है हेमलिच मैन्यूअर, ये लिखा है हेमलिच मैन्यूअर लिखा है, हेमलिच। इसका राइट आंसर क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लें, सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, ये लिखा है माध्य धमनी दाब की गणना का सूत्र क्या है? फार्मूला पूछा गया है यहाँ पर आर्टियल प्रेशर के लिए।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये लिखा है सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 डायसिस्टोलिक बीपी बाई, ये डिवाइड किया गया 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखें ये दोनों के डिवाइडेशन में आता है, ठीक है। सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 डायसिस्टोलिक बीपी बाई 3, यहाँ पर 3 आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, पढ़ लें आप अच्छे से। अपना आंसर अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं और समझ सकते हैं क्वेश्चन। सदमे के प्रति पूरक चरण में रोगी का रक्तचाप सामान्य सीमा के भीतर रहता है। पर्याप्त हृदय आउटपुट को बनाए रखने में योगदान करने वाले कारक हैं। इंग्लिश में पढ़ लें क्वेश्चन, हम इसका आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। हाथ पाँव की बढ़ी हुई जो हलचलन होती है, मतलब हलचल, इस तरह आप समझ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, क्वेश्चन नंबर 97। लिखा है सदमे के प्रतिपूरक चरण में एक रोगी के उपचार में एक नर्स की भूमिका है। सभी भूमिकाएं हैं सिवाय एक नहीं है, बाकी सभी हैं नर्स की जो भूमिका होगी जो सदमे में होगा, ठीक है। शॉक से रिलेटेड एक में कंपनसेटरी, जो कंपनसेटरी दी जाएगी सभी हैं, लेकिन एक नहीं है। वो कौन सी नहीं है आपको बताना है अपना आंसर। ऑप्शन है इसका डी, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, ये नहीं दिया जाएगा, ओके। क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, क्वेश्चन नंबर 98 पे मेंशन है यहाँ पर अपरिवर्तित हाइपोवोलेमिक शॉक निम्न प्रकार के सदमे में से किस ओर आगे जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है इंग्लिश में आप पढ़ लेंगे अच्छे से, क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होता नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये लिखा कार्डियोजेनिक शॉक का, ठीक है। जो अपरिवर्तित हाइपोवोल्मिक शॉक निम्न प्रकार के सदमे में किस प्रकार का सदमा होता है, कार्डियोजेनिक शॉक का। ये आप यहाँ से इसका आंसर पढ़ लें, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ लिया करें, इससे आपका आंसर क्लियर होगा, क्वेश्चन को समझने में आसानी होती है। टीका जिसे अनावरण के बाद दिया जाता है तो वो होता है रेबीज का टीका। अनावरण का मतलब होता है जब ज़रूरत होती है या जब कुत्ता बिल्ली काट लेते हैं तब दिया जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं दिया जाता, ये प्री प्लान्ड नहीं होता है। बाकी जो सभी दिए गए प्री प्लान्ड होते हैं कि हाँ इतने उम्र में इतने साल में इनको दिया जाना या इस पोजीशन में दी जाने। लेकिन जो अनावरण में या एक्सपोजर से ये लिखा है द वैक्सीन डेट इज एडमिनिस्टर्ड आफ्टर द एक्सपोजर, आफ्टर दी एक्सपोजर जो एडमिनिस्टर की जाती है वो रेबीज होती है, क्योंकि जब आपको कुत्ता बिल्ली कोई भी ऐसे भेड़िया कुछ भी काटेगा तभी दिया जाएगा रेबीज। इस क्वेश्चन का मतलब ये था, ओके। क्वेश्चन नंबर 99 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लें आप। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 100, क्वेश्चन नंबर 100, नवजात शिशु में जन्म के बाद जीवन में निर्बल पोषण और विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताओं में शामिल है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्या शामिल है, सभी शामिल है। स्टैंडिंग, वेस्टिंग और ये लिखा है एडवर्स न्यूरो डेवलपमेंट आउटकम, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब थोड़ा समझ लें यहाँ पर स्टंटिंग क्या होता है। इसमें ये जो हाइट के अनुसार क्या होता है, वेट नहीं उनका ज़्यादा बढ़ता, ठीक है, मतलब वेट की कमी होती है हाइट के, इससे स्टंटिंग कहा जाएगा शिशु में। और फिर वेस्टिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है जो वेट होता है उनका हाइट के अनुसार इसमें भी नहीं बढ़ता, ठीक है। आप इसी तरह इसे केवल समझ सकते हैं। इसमें जो होगा वेस्टिंग में क्या होगा, इस पे एज के अनुसार जो उनका वेट होता है बढ़ना चाहिए, जितना होना चाहिए नॉर्मल उतना नहीं रहता, उसे वेस्टिंग कहेंगे। इसमें हाइट के अनुसार जो उनका वेट होना चाहिए वो नहीं रहता, ठीक है। ये हाइट वेट से रिलेटेड है, मतलब बॉडी के डेवलपमेंट से संबंधित है, ठीक है। तो जो नवजात शिशु में जन्म के बाद जीवन में निर्बल पोषण और विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताएँ होती हैं। यहाँ पर आप इंग्लिश में पढ़ें, रिस्ट्रिक्शंस इन द पोस्ट नेटल इन लाइफ न्यूबॉर्न इंक्लूड complications that are associated with the poor nutrition and growth, the restriction in the postnatal life in the newborn include। तो इसलिए ऑप्शन इसका डी होगा। ये हाइट के साथ उनका एज के साथ हाइट नहीं बढ़ती और जो वेट होता है उनका क्या होता है हाइट के साथ नहीं मैनेज करता। इस तरह से आप समझते हैं हाइट वेट में क्या होता है प्रॉब्लम्स आती है। जिस तरह बढ़ना चाहिए हाइट के अनुसार जो वेट और एज के अनुसार वेट हाइट वजन जो भी होना चाहिए वो नहीं होता, इसे कहा जाता है कॉम्प्लिकेशन या जटिलता है, ओके। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जो भी समझ में नहीं आया इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा आपको, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया था और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है हमें भी रिकॉर्ड करने में और काफ़ी टाइम लग जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें हम पेडियाट्रिक कवर करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और अगर जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप क्वेश्चन नंबर हमें लिख के नीचे कमेंट कर सकते हैं, जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपका रिप्लाई करेंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू।